Hi everyone, welcome to Simple Concepts. I'm your educator Niyati Pearl. Guys, आज के हमारे इस क्लास में हम देखेंगे revolutionary movements in Europe. So under this entire topic, we will learn about the Holy Alliance. We will learn about the revolutions of 1848 और हम ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेसी इंग्लैंड में किस प्रकार से हुई थी, किस प्रकार से ये एंटायर चीज़ हुई थी, उसके बारे में हम जानेंगे. सो बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट अप विद दिस लेक्चर, लेट मी टेल यू ऑल, आपको अगर आपका सिलेक्शन यूपीएससी 2020 में इस साल करना है, then Unacademy has got to y'all a golden opportunity wherein there are 3 dynamic batches that are going on for complete preparation, which will start from 29th of June onwards. So if you want to make sure that you get selected in this UPSC 2020, do enroll yourself and take the Unacademy Plus subscription. Here you have the golden opportunity again, wherein if you take 12 months of subscription, then you get 54% of off, and you just have to pay rupees 44,000. And if you use our code UPSCYT, then you are getting 10% of discount, and you just have to pay 39,600. But अगर आप मेरी मानो तो I really do not think आप एक साल में आपका उतना serious preparation हो सकता है. So according to me, I would recommend you all to take 24 months of subscription, because here you are getting 67% of off, and you will just have to pay 64,000 over here. But again, if you use our code, that is UPSCYT, again you are getting 10% of discount, and you just have to pay 57,600. एंड गाइज अगेन इफ़ यू हैव एनी क्वेरी विज़ाविज़ योर सिलेबस या फिर अनअकैडमी पे कौन सा सब्सक्रिप्शन ले, किस प्रकार से यूपीएससी को एंटायर आपका अप्रोच होना चाहिए, ये सारे आपके डाउट्स हम आपके लिए सॉल्व करने के लिए यहाँ पे है. द नंबर विच यू कैन सी ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन्स, यू कैन कॉल अस और डायरेक्टली व्हाट्सएप अस एंड आस्क योर क्वेरी ओवर देयर. वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू ऑल. सो हैविंग सेड दैट, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्लास, रेवोल्यूशनरी मोमेंट्स इन यूरोप. सो बेसिकली जो पीरियड था आफ्टर 1815, इस पीरियड के बाद बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन एमर्ज हुए थे, ना ही बस यूरोप में बट बाकी सारे जो कंट्रीज थे एंटायर वर्ल्ड में, उनके अंदर बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ दुनिया को देखने के लिए मिली थी. वर्ल्ड हिस्ट्री में इसके बारे में बहुत ज़्यादा बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं. सो द एम ऑफ रेवोल्यूशंस, दीज रेवोल्यूशनरीज वाज थ्रू द ओवरथ्रो ऑफ ऑटोक्रेटिक रूलर्स. जो भी रूलर्स थे जो बहुत ज़्यादा मतलब जिनका अप्रोच अपनी जनता के पास बहुत बुरा था, बर्ताव बुरा था, ऐसे ऑटोक्रेटिक रूलर्स को ओवरथ्रो करने का पर्पस था इन रेवोल्यूशनरीज का. एंड इन सम इट वो एंड थोड़े कंट्रीज में ये सारे जो फॉरेन रूल थे या फिर वहाँ के ही रूलर्स जो ऑटोक्रेटिक रूल किया करते थे अपने जनता पे, कुछ रेवोल्यूशनरीज इनमें सक्सेसफुल भी हुए थे इन एंटायर ऑटोक्रेटिक रूलर्स को ओवरथ्रो करने के लिए. जैसे कि हमने हमारे पिछले वीडियो में भी देखा था किस प्रकार से फ्रांस रेवोल्यूशन का इमर्जेंस हुआ, किस प्रकार से वहाँ की जो जनता थी उन्होंने क्लर्जी लोगों के खिलाफ या फिर फर्स्ट स्टेट सेकेंड स्टेट के जो लोग थे उनके खिलाफ किस प्रकार से उन्होंने आवाज़ उठाई, और किस प्रकार से उन्होंने लुई द 16 और उनकी जो पत्नी थी, जो कि बहुत ज़्यादा उनके जो डिसीजंस थे वो बहुत ज़्यादा गलत थे और जिसका सफ़र करना पड़ता था फ्रांस की सोसाइटी को, फ्रेंच सोसाइटी को. तो ऐसे रूलर्स को ओवरथ्रो करने के लिए वहाँ की जो जनता थी उन्होंने रेवोल्यूशंस किए, उन्होंने बहुत बड़े बड़े कदम लिए. उन्होंने नेशनल असेंबली फ्रांस ने सेटअप की थी. सो हमने इस फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में हमारा एक पूरा वीडियो है, आप हमारे चैनल पे आपको ये वीडियो मिल सकता है. सो डू चेक आउट दैट पर्टिकुलर वीडियो एज वेल. सो इस प्रकार से 1815 के बाद इस प्रकार से एमर्जेंस हुआ था रेवोल्यूशंस का. सो आप 1857 में भी आप देख सकते हो इंडिया में, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जब 1857 में ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसके खिलाफ इंडियंस ने एकजुट होकर आवाज उठाया था. अब बहुत ऐसे रीजंस थे जिस वजह से ये सारा जो रेवोल्यूशन था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था. इस सब के बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे. अभी फॉर नाउ वी विल लर्न अबाउट द रेवोल्यूशंस व्हिच हैपेंड इन यूरोप. So basically nationalism had emerged as a major force in this entire period. However, it was interesting to see that nationalism was neither exclusive nor chauvinistic.
मतलब कि ये जो सारे रेवोल्यूशंस होते थे वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर, मतलब उनका एक फिक्स्ड आप कह सकते हो उनका एम्बिशन नहीं था। मतलब कि जो भी एंटायर रेवोल्यूशंस हुआ करते थे वो इंडिविजुअल लेवल पे हुआ करते थे या फिर छोटे छोटे ग्रुप्स में ये सारे रेवोल्यूशंस हुआ करते थे। जैसे कि हम जान सकते हैं 1857 का जो रेवोल्यूशन था वो उसी प्रकार से था। सो वन ऑफ द रीजन व्हाई पीपल से 1857 रेवोल्यूशन जो हुआ था इंडिया में, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वो सक्सेसफुल इसी रीजन की वजह से नहीं हुआ था, बिकॉज दोज पीपल हु वर द रेवोल्यूशनरीज हु वर देयर, दे वर नॉट एक्सक्लूसिव। मतलब उनके जो प्रॉब्लम्स थे वो उन्होंने अपने ग्रुप तक ही सीमित रखे थे, उनके पास यूनिटी नाम की चीज बिल्कुल भी नहीं थी। ऑल्सो वी कैन सी वो शॉविनिस्टिक भी नहीं थे, यानी कि उनका जो आइडिया था वो एक पर्टिकुलर सेंट्रल आइडिया पे उनका बेस्ड नहीं था। उनके जो रीजंस थे, हर इंसान अपने अपने रीजंस के लिए वहाँ रेवोल्यूशन में हिस्सा लेता था। फॉर एग्जाम्पल जो पेजेंट क्लास जो थी वो रेवोल्यूशन में हिस्सा लिया करती थी बिकॉज दे हैड टू पे हाई टैक्सेस। बाकी जो कॉमन मैन था वो इसमें हिस्सा लेते थे बिकॉज दे वर सफरिंग, बिकॉज दे वर फेसिंग दीज सफरिंग्स। सो उनका रीजन बेसिकली एक नहीं था, या फिर उनका जो रेवोल्यूशन था वो एरिया स्पेसिफिक नहीं था। मतलब कि अगर हम अगर हमारे पूरे भारत की अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें तो एग्जांपल दिल्ली में एक रेवोल्यूशनरी ग्रुप हुआ करता था, फिर मध्य प्रदेश में एक रेवोल्यूशनरी ग्रुप होगा, चेन्नई में एक रेवोल्यूशनरी ग्रुप होगा। मतलब आई एम गिविंग यू जस्ट एग्जांपल कि उनमें यूनिटी बिल्कुल भी नहीं थी और उनके जो रीजंस थे why they are being revolutionaries, उनके रीजन अलग थे, गलत नहीं थे बट अलग थे। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली के लोग जो होते होंगे उनके रीजंस अलग थे, मध्य प्रदेश के लोगों के रीजंस अलग होंगे, चेन्नई के अगर हम लोगों की बात करें उनके रीजंस अलग थे। और यही रीजन एक वन ऑफ द रीजन था व्हाई दीज रेवोल्यूशंस वर नॉट सक्सेसफुल। Now the revolutionaries who were there, they were fighting for independence, and they did not fight for their independence alone or against for despotism of their rulers only. They did not want their nation to dominate other nations as well. So they were in fact inspired by this aim of fighting against despotism everywhere. They were united into kind of international brotherhood of people against the despots. तो कुछ रेवोल्यूशनरीज ऐसे भी थे जिनको पता था एंटायर वर्ल्ड में क्या हो रहा है, ग्लोब में क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था, उस रेवोल्यूशन के बाद पूरे दुनिया को अच्छे आइडल्स मिले। फॉर एग्जाम्पल लिबर्टी या फिर इक्वालिटी के बारे में दुनिया ने जाना, पूरे दुनिया ने जाना। तो कुछ रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स ऐसे भी थे जिनको एंटायर ग्लोब में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, इसके बारे में भनक थी। वो जानते थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एंड दीज रेवोल्यूशनरीज वर फाइटिंग फॉर इंडिपेंडेंस एंड दे डिड नॉट फाइट फॉर देयर इंडिपेंडेंस अलोन और अगेंस्ट द डेस्पोटिज्म ऑफ देयर रूलर्स ओनली। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंग्लैंड के बारे में बात करें तो कुछ वहां पे लोग ऐसे भी थे जो ऑटोक्रेटिक जो कॉलोनाइजेशन कर रहा था ब्रिटेन, उसके अगेंस्ट वो उसके खिलाफ वो भी बोल रहे थे, बिकॉज दे न्यू कि इनह्यूमन प्रैक्टिसेस चलती हैं जब भी कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री को या फिर किसी दूसरे जगह को अपनी कॉलोनी बनाती है तब। सो दीज रेवोल्यूशनरीज वर फाइटिंग फॉर वट एवर इनह्यूमन थिंग्स विच वर गोइंग ऑन इन द एंटायर कंट्री फ्रॉम देयर रूलर्स। They were in fact inspired by the aim of fighting against despotism. तो वो despotism के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, जो गलत चीजें हो रही थी, जो उनके लीडर्स गलत चीजें कर रहे थे, वो entirely उसके खिलाफ आवाज उठाते थे। They were united into a kind of international brotherhood of people against all despotism. For example अगर हम देखें इंडियन रूलर्स, बहुत इंडियन लीडर्स ऐसे थे जो इंग्लैंड में गए थे पढ़ने के लिए, तो उनको भी वहां से भी इंग्लैंड में के भी उनको इंग्लिश लोगों का सपोर्ट मिला था। What that clearly means is that कि वहाँ भी ऐसे लोग मौजूद थे जिनके पास इंटरनेशनल ब्रदरहुड या फिर फ्रेटर्निटी की भावना उनके मन में थी। सो दे वर बेसिकली सपोर्टिंग ऑल दोज फ्रीडम फाइटर्स हु वर देयर गोइंग इन द फॉरेन कंट्रीज एंड फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ देयर, उनके कंट्री में जो उनके ब्रदर सिस्टर्स थे उनके लिए आवाज उठाने के लिए जो रेवोल्यूशनरीज दुनिया भर में घूमते थे उनको वहां के लोकल्स का सपोर्ट मिलता था।
So the South American revolutionaries which were there, जैसे कि O'Higgins, Simon Bolivar या फिर San Martin, these were the people who fought for the independence of many countries in South America. तो ऐसा नहीं था कि वो लोग बस अपना जो उनका एरिया था उसके बारे में ही वो रिस्ट्रिक्टेड थे, बट उनकी नॉलेज इतनी ज़्यादा थी. They were having all the knowledge when it came to the revolutions which were happening around the globe. So Mazzini was one of the foremost leaders of the struggle for Italian unification and independence, and he formed a number of organizations such as Young Poland, Young Germany and Young Italy for the liberation of these countries. तो ऐसे भी लीडर्स थे जो बस अपने एरिया तक ही, वो अपने कंट्री तक ही सीमित नहीं रहे वो, बट दे वेंट आउट ऑफ द लाइन एंड दे वर विलिंग टू कॉन्ट्रीब्यूट देयर थिंकिंग टू द एंटायर ग्लोब. बाकी के जो नेशंस थे उनके लिए भी अपने जो थिंकिंग थी, अपनी फिलोसफी वो कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए रेडी थे, एंड दे वर डूइंग इट ऑलरेडी. So Garibaldi was another great leader of Italian revolutionaries who fought for the freedom of peoples of South America. The great English poet Lord Byron was also one of these revolutionaries, and he fought for the freedom of Greece and died there. He declared that he would war with every despotism in every nation. These words of Byron best sum up the attitude of large number of revolutionaries over the time. मतलब कि वहाँ के जो revolutionaries थे उनके पास इतनी ज़्यादा करेज थी, इतनी ज़्यादा उनके पास हिम्मत थी, that they went out and said कि उनके पास इतनी ज़्यादा करेज है कि वो डेस्पोटिज्म के खिलाफ ना ही उनके कंट्री में ही ना कि वो आवाज़ उठाएंगे, बल्कि बाकी के जो दुनिया के जो हिस्से हैं जहाँ जहाँ डेस्पोटिज्म होता है, जहाँ जहाँ ऑटोक्रेटिक रूल होता है, वहाँ जाके भी वो उनके खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, ऐसे लीडर्स के खिलाफ, ऐसे रूल के खिलाफ वो आवाज़ उठाएंगे. So basically he declared world war with every despotism in every nation. मतलब कि आप सोच सकते हो तब के ज़माने में इतनी भयावह उनको मौत दी जाती थी, इतनी उनको गंदी तरीके से उनको सज़ा दी जाती थी. Despite of all that, these leaders had the courage of going out and saying words against this despotism. So a recent example हम इसका देख सकते हैं, नेल्सन मंडेला, who had spent 30 years of his life behind the jail. सो बिहाइंड द बार्स. सो बेसिकली उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मेजर जो हिस्सा था वो उन्होंने जेल में बिताया था. येट ही हैड द करेज ऑफ स्टैंडिंग अगेंस्ट द डेस्पोटिज्म, या फिर जो ऑटोक्रेटिक रूल है उसके खिलाफ खड़े रहने की उनमें हिम्मत थी. एंड दीज लीडर्स हैड दिस बेसिक थिंकिंग, उनकी एक बेसिक थिंकिंग थी कि हमें इतनी विजडम इसलिए आई है बिकॉज वी आर फेसिंग दिस ऑटोक्रेटिक रूल. हमें इतनी ज़्यादा हिम्मत, इतना विजडम हमें बिल्कुल भी नहीं आता अगर इस प्रकार का रूल हमारे ऊपर नहीं होता. सो बेसिकली इस एंटायर चीज़ को उन्होंने पॉजिटिवली भी लिया था. अगर हम देख सकते हैं उनके विचारों में, या फिर उनके अगर हम थियरीज पढ़े, उनके बुक्स पढ़े, तो ये पूरी जो चीज़ थी वो हमें बहुत ज़्यादा दिख जाती है, बहुत अच्छे से हमें वो लोग बताते हैं क्लियरली. नाउ यहाँ पे एक चीज़ तो हुई थी कि जो रेवोल्यूशनरीज थे वो जुट गए थे, वो अगेंस्ट, वो इन सारी चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे. बट ऐसा नहीं था कि बस रेवोल्यूशनरीज ही एंटायर ग्लोबली वो जुड़े हुए थे, ऐसा भी नहीं था. बट जो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स थे वो भी अपने आप में, एक ऑटोक्रेटिक रूलर जो था वो दूसरे ऑटोक्रेटिक रूलर के साथ जुड़ा हुआ था. दे वॉन्टेड दिस डेस्पोटिज्म टू स्टे इन द लॉन्ग रन, ताकि वो इन सारे चीज़ों के जो बेनिफिट्स थे वो ले सके. वाई दे वर डूइंग दिस? बिकॉज नेचुरली अगर एक जो ऑटोक्रेटिक रूलर है अगर वो यूनाइट नहीं होता दूसरे ऑटोक्रेटिक रूलर से, तो फिर उसके बाद इट वॉज क्लियर दैट वो एक प्रकार का मैसेज सेंड होता था कि देखो ये पर्टिकुलर जो रूलर था वो वीक पड़ गया अपने रेवोल्यूशनरीज के आगे. तो नेचुरली अगर वो रूलर पढ़ सकता है वीक, तो नेचुरल, ये बहुत चीज़ नेचुरल थी कि उनके जो कंट्री में जो रेवोल्यूशनरीज थे वो भी उनके खिलाफ जब आवाज़ उठाएंगे तो उनको एक विश्वास सा पैदा होगा कि अगर हमने रेवोल्यूशन किया तो हमारा रूलर भी इसी प्रकार से वीक पड़ेगा. सो दिस वॉज द रीजन वाई दिस ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स वर यूनाइटेड इन देमसेल्व्स. नाउ लेट अस नो अबाउट द होली अलायंस.
So basically in 1850, the rulers of Austria, Britain, Russia and Prussia, they formed an alliance. So here we can see किस प्रकार से इन rulers ने अपनी alliance form की थी, and one of the major declared aim of this alliance was to suppress any attempt by people to overthrow a ruler from these countries consider the legitimate ruler of the country. So basically ये जो rulers थे उनको अपने आप में पता था that their rule is autocratic, but at the same time they wanted this rule to prevail in their country. So उन्होंने एक आज के ज़माने में जिस प्रकार से ट्रीटीज साइन होती है इंटरनेशनल ट्रीटीज, उसी प्रकार से तब ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रशिया एंड प्रोशिया उन्होंने एक अलायंस फॉर्म किया था सो दैट जब भी उनके जो राज्य थे, जब भी उनके कंट्री में जब क्रांति के अगर वो साइंस एंड सिम्टम्स अगर देखे तभी के तभी वो सप्रेस करे उस पर्टिकुलर रेवोल्यूशन को एंड उनका रूल बना रहे, ताकि क्योंकि वो खुद को लेजिटिमेट रूलर माना करते थे अपनी अपनी कंट्रीज के. सो यहाँ पे क्या हुआ था, द न्यू रूलर ऑफ फ्रांस ऑल्सो सून जॉइन दिस अलायंस. ऑस्ट्रिया, रशिया एंड प्रोशिया हैड फॉर्म अनदर अलायंस विच दे कॉल्ड द होली अलायंस. सो ऑस्ट्रिया, रशिया एंड प्रोशिया ने एक अलग से अलायंस बनाई थी, अलग से अपना संगठन बनाया था जिसका उन्होंने नाम दिया था द होली अलायंस. नाउ दिस अलायंस विच मेनी अदर रूलर्स ऑल्सो जॉइंड वॉज इवन मोर ओपनली अपोज्ड टू डेमोक्रेटिक आइडियाज and movements than the first. So after 1815, the rulers of Europe tried to suppress all movements for freedom and democracy in their own as well as in the other countries. So वो एक तरफा से वो ट्राई कर रहे थे कि किसी भी प्रकार से जो लोग डेमोक्रेसी की डिमांड कर रहे थे, मोनार्की के लोग अगेंस्ट थे, खिलाफ थे, उस प्रकार से किसी न किसी तरह से वो लोग इन सारे मूवमेंट्स को सप्रेस करें. सो जानते हैं फिर आगे क्या हुआ. So in 1821, for example, Austria sent its armies into Naples and predominant in Italy to suppress the uprising that had taken place there. In many countries of Europe, the freedom of press was abolished and large number of spies were recruited to keep watch on the activities of the revolutionaries. तो जो भी revolutionaries हुआ करते थे उनको तभी के तभी मार दिया जाता था या फिर उनको कहीं तो गायब कर दिया जाता था, जिससे बाकी लोगों को ये पता ना चले कि डेमोक्रेसी को किस प्रकार से सप्रेस किया जा रहा है. तो स्पाइसेस वगैरह जासूस उन्होंने रिक्रूट किए थे स्पेसिफिकली फ्रॉम दिस ईरा ऑफ 1821, जब ऑस्ट्रिया ने अपनी आर्मी नेपलिस में और प्रीडोमिनेंट में सेंड की थी इटाली में. तो ये सारे सप्रेस करने के लिए, ये जो सारे अपराइजिंग्स थे उनको सप्रेस करने के लिए. नाउ द ऑप्रेसिव मेजर्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द रूलर्स दे फेल टू कर्ब द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स इन यूरोप. तो हुआ यूँ था कि ये जो ऑप्रेसिव मेजर्स लिए थे रूलर्स ने, वो सप्रेस करे ही नहीं, वो रेवोल्यूशन जो थे वो सप्रेस नहीं कर पाए. एंड एज अ रिजल्ट जितना उनको वो सप्रेस करते चले गए उतना ज़्यादा से ज़्यादा ये रेवोल्यूशनरीज अपने आप को उनको वो प्रोवोक होते गए और ज़्यादा से ज़्यादा वो डेमोक्रेसी की, वो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच की या फिर फ्रीडम ऑफ आपके फ्रीडम ऑफ प्रेस की वो ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करने लगे. So in 1830s, revolutions broke out in number of countries. The French monarch fled away to England and he was succeeded by Louis Philippe, who promised to rule according to the wishes of the people. So यहाँ पे क्या हुआ, जो मोनार्क थे उनको पता चल गया कि अभी आप लोगों को इस प्रकार से सप्रेस नहीं कर सकते. सो इन ऑर्डर टू सेव देयर लाइव्स, खुद को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने जैसे कि हम देख सकते हैं फ्रेंच मोनार्क जो थे वो भाग गए और फ्रांस की जो एंटायर मोनार्की थी वो लुइस फिलिपी के हाथ में आ गई. अगर आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर देखा होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो आप फ्रेंच रेवोल्यूशन को जब हमने यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया था, उस पर मैंने एक्सप्लेन किया था आपको कि किस प्रकार से लुई द 16 और उसकी जो वाइफ थी उन दोनों को बिहेड कर दिया गया था फ्रांस की जो जनता थी उनके द्वारा. और उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट वहाँ पे उसके बाद जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी वो राज करने लगी. उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट भी वहाँ पे राज करने लगे. और ये सब जब लोगों को पता चला कि नेपोलियन बोनापार्ट एक प्रकार से मोनार्की थे या फिर आप कह सकते हो डिक्टेटर ही थे एक प्रकार के, जिस वजह से फ्रेंच सोसाइटी को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएशन और बहुत ज़्यादा लॉस सफ़र करना पड़ा, तब फ्रेंच के जो लोग थे उन्होंने वापस
से मोनार्की जो लुई द 16 की जो फैमिली थी उनके हाथ में सौंप दी गई और उनको ये कहा गया था कि आप लोगों के विश के अकॉर्डिंग आप रूल करो। बट नाउ व्हाट हैपेंड, स्लोली क्या हुआ कि जो रूलर्स थे फ्रेंच मोनार्क जो थे वो वापस से उसी प्रकार से बिहेव करने लगे, उनका बर्ताव वही ऑटोक्रेटिक होता चला गया। तो ये जो फ्रेंच के मोनार्क थे वो वहां तब उस टाइम इंग्लैंड भाग गए और जो लुईस फिलिपी थे, जो नए रूलर थे, मोनार्क जो बन गए, वो उन्होंने प्रॉमिस दिया फ्रांस की जनता को, फ्रेंच पीपल को, फ्रेंच सोसाइटी को कि वो अच्छे से लोगों के विशेस के अकॉर्डिंग ही रूल करेंगे। सो देयर वाज अ रिवॉल्ट इन बेल्जियम फॉर फ्रीडम फ्रॉम हॉलैंड। बेल्जियम एक प्रकार से बेल्जियम में क्रांति होने लगी ताकि उनको फ्रीडम मिल सके हॉलैंड के द्वारा। Insurrections broke out in various states of Italy and Germany and in Poland. So although in most of these revolts these were suppressed, independence of two new nations was recognized. ग्रीस का जन्म हुआ 1830 में और बेल्जियम का जन्म हुआ 1839 में। तो इन दो नेशंस का राइज हुआ। ग्रीस की जो फिर इकोनॉमी बनी, उनका एक अलग से कल्चर बना और सेम गोज विथ बेल्जियम। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द रेवोल्यूशंस ऑफ 1848 क्या क्या हुआ उस रेवोल्यूशन में। सो विद इन अ फ्यू इयर्स आफ्टर द रिवॉल्ट्स ऑफ 1830 हैड बीन सप्रेस्ड, द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स इन यूरोप अगेन गेन्ड अ मोमेंटम। सो एक प्रकार से जब बाकी जो मोनार्क जो थे वो सप्रेस करते चले गए यूरोप के रेवोल्यूशन को, अगेन फिर से थोड़े वक्त के लिए वो सप्रेस होता गया, बट वापस से अगेन लोगों को ये रियलाइज हुआ कि ये जो हम रेवोल्यूशंस कर रहे हैं वो ही सही है और वही एक राह है हमें अपनी लाइफ लिबर्टी के साथ, फ्रीडम के साथ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, इस सब के साथ जीने को हमें मिल सकती है इफ वी कंटिन्यू विद द रेवोल्यूशंस। सो इन 1848 रेवोल्यूशंस ब्रोक आउट इन ऑलमोस्ट एवरी कंट्री ऑफ यूरोप व्हिच डेल्ट अ मॉर्टल ब्लो टू द कंट्रीज ऑफ द होली अलायंस। तो होली अलायंस की, जैसा मैंने आपको कहा था कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, होली अलायंस जो शुरुआत हुई थी, होली अलायंस किसने शुरुआत की थी? द न्यू रूलर ऑफ फ्रांस ऑल्सो जॉइन दिस अलायंस। ऑस्ट्रिया, रशिया, प्रोशिया, जिन्होंने होली अलायंस फॉर्म की थी। सो एक प्रकार से वो इन सारे जो होली अलायंस जो थी उनको एक प्रकार से वो ब्लो की तरह से था। सो अर्ली इन 1848 देयर वाज दिस रिवॉल्ट इन इटाली में भी एक रिवॉल्ट होना शुरू हुआ, क्रांति होना शुरू हुआ। सो इन February a revolution broke out in France and Louis Philippe, who had been installed as a king after the 1830 revolution, he also fled away। तो वो भी भाग गए फ्रांस से क्योंकि वो उनके जो प्रॉमिसेस थे, उन्होंने जो जनता को किए थे वो उन प्रॉमिसेस पे खरे नहीं उतरे। सो एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि लुईस फिलिपी जो थे उनको भी वहां से भाग जाना पड़ा। सो फ्रांस अगेन बिकेम रिपब्लिक फॉर सम टाइम बट पावर वॉज usurped by the Louis Napoleon Bonaparte, popularly known as Napoleon III, a nephew of Napoleon in 1852। सो वहां पे नेपोलियन बोनापार्ट जो पहले थे वो एज ए डिक्टेटर थे, उनका जो नेफ्यू था नेपोलियन थर्ड, उसका राइज हुआ और वो फ्रांस पे डिक्टेटरशिप जताने लगा और रिपब्लिक जो फ्रांस में था वो वापस से मतलब उसका वापस से हनन हो गया। तो हम देख सकते हैं बार बार किस प्रकार से फ्रांस में डेमोक्रेसी, मतलब लोग चाहते थे कि डेमोक्रेसी आए फ्रांस में, बट कुछ ना कुछ ऐसा होता था, कुछ ना कुछ ऐसे सपोर्टर्स थे जो इन जो सारे डेमोक्रेसी को ओपोज करने वाले जो लीडर्स थे, जैसे कि हम नेपोलियन बोनापार्ट जो फर्स्ट था उसके बारे में हमने जाना, फिर नेपोलियन थर्ड जो थे हु वॉज नेफ्यू ऑफ नेपोलियन, उनका राइज हुआ। तो एक प्रकार से वो फ्रांस के जो रिपब्लिक थी फ्रांस में या फिर जो डेमोक्रेसी आना चाहती थी फ्रांस में, उसको अगेन एंड अगेन ये सारी चीजें चैलेंजेस देती थी। सो फ्रांस फाइनली बिकेम रिपब्लिक इन 1871 व्हेन द एम्पायर ऑफ लुईस बोनापार्ट कोलैप्स्ड। सो लुईस बोनापार्ट जो थे उनका एम्पायर जो था वो कोलैप्स हो गया 1871 में और फ्रांस फाइनली डेमोक्रेसी फ्रांस में एस्टैब्लिश हो गई, रिपब्लिक फ्रांस हो गया। So the revolution in France was soon followed by uprising in many towns of Germany. The rulers of many German states, including Prussia, which was a member of Holy Alliance, agreed to introduce many reforms. So simultaneously there was uprising in Vienna, the capital, and other towns of Austrian Empire. Other member of Holy Alliance, Metternich, and the Chancellor of the Empire, who was the most hated man in the Europe, had to flee.
तो मेटरनिक नाम के एक चांसलर थे इस पूरे साम्राज्य के, होली अलायंस के, तो वो बहुत ही ज़्यादा, उनको बहुत ज़्यादा नफरत दी जाती थी पूरे एंटायर पॉपुलेशन के साथ, उनको भी फिर वहाँ से भाग जाना पड़ा। सो यहाँ पे अब जानते हैं आगे क्या हुआ। सो गाइज, ये आप एक अच्छी स्टोरी की तरह से अगर आप सुनोगे देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू ऑल टू रिमेंबर दिस। सो आई एम मेकिंग माई मैक्सिमम अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी वर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज. So the Austrian Empire in those days was a large empire ruling over many nations of Europe. It ruled over Austria, Hungary, Czechoslovakia, Romania, Poland, Yugoslavia, and many other areas. So the wars had broke out in all the subject nations of the empire as well as in Austria. So even though these revolts did not succeed, the empire was badly shaken. And हुआ यूँ कि ये सारे revolts जो थे वो सक्सेस नहीं हुए, बट कंटिन्यूस ऐसी क्रांति होती चली गई थी यूरोप में, कंटिन्यूस, एंड एज द रिवॉल्ट्स वर स्टार्टिंग, रेवोल्यूशंस जिस प्रकार से स्टार्ट हो रहे थे, एक प्रकार से एक एक हड़कम सा मचा था उस एंटायर इकोनॉमी में. इकोनॉमी स्टेबल नहीं थी, डेमोक्रेसी स्टेबल नहीं थी, लॉ एंड ऑर्डर जो स्टेबल नहीं थी, फिर बहुत ज़्यादा ब्लडशेड हो रहा था. तो इन सारी चीज़ों की वजह से रेवोल्यूशन एक प्रकार से इन सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार था. एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन यूरोप यहाँ पे लैक कर रहा था. सो द रेवोल्यूशन ऑफ 1848 फेल्ड टू ओवरथ्रो द एस्टैब्लिश ऑप्रेसिव रेजिम्स ऑफ यूरोप, दो दे कंसिडर्ड वीकन देम. The most significant aspect of 1848 revolution was the emergence of a new political force in Europe. सो हुआ यूँ कि ये जो एंटायर चीज़ें थी वो एक सप्रेस नहीं कर पाई इन सारी चीज़ों को, मतलब कि ऑटोक्रेटी हो गई या फिर मोनार्की, या फिर आप कह सकते हो एक डोमिनेशन होता था, वन मैन पावर होता था. ये रेवोल्यूशंस अच्छी तरह से सप्रेस नहीं कर पाए इन चीज़ों को. वाई? बिकॉज यहाँ पे फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स भी यहाँ पे हम कंसिडर हमें करना चाहिए. बिकॉज दोज यहाँ पे जो रूलर्स थे या फिर आप कह सकते हो नेपोलियन बोनापार्ट जैसे लोग थे जिनके पास लीडरशिप क्वालिटीज़ थी, और जो लोग इन सब के खिलाफ जा रहे थे, इन सारी चीज़ों के खिलाफ जा रहे थे, मोनार्की के खिलाफ, उनके पास प्रॉपर प्लानिंग नहीं हुआ करती थी. सो दीज वर सम ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से बार बार ये रिवोल्यूशनरीज जो थे वो फेल हो रहे थे एक प्रकार से, क्योंकि उनके पास प्रॉपर प्लानिंग या फिर उनके पास एक फाइनेंशियल वो जो बैकअप होता था वो नहीं हुआ करता था. दे वर नॉट हैविंग दैट मच ऑफ मैन पावर, और मैन पावर होती भी उनके पास, बट एट द सेम टाइम उनके पास फाइनेंशियल बैकअप नहीं हुआ करता था, और उनके पास ना ही प्रॉपर लीडरशिप हुआ करती थी. सो दिस इज वन ऑफ द रीजन. हम ये भी एक रीजन कंसिडर कर सकते हैं वाई इंडिया में 1857 का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फेल हुआ था. वाई? Because Indians at that time were not having this thing called as proper leadership, और उनके पास लीडरशिप एक तो नहीं थी, बट एट द सेम टाइम उनके पास यूनिटी भी नहीं थी. सो दीज वर सम ऑफ द थिंग्स वाई वी कैन से दैट द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन इंडिया हैड फेल्ड. एंड तब के टाइम एज अ नेशन इंडिया के पास सारे लोग वन नेशन की तरह नहीं देखा जाता था. हर एक इंसान अपने अपनी स्टेट के लिए, अपने अपने जो प्रिंसली स्टेट्स थे, छोटे छोटे इलाके थे, उनके पास ये सारे लोग, उनके ऊपर ये लोग सारे फोकस किया करते थे. सो these then became some of the reasons why all these things, why all these revolutions were failed. So उसके बाद क्या हुआ कि द राइज ऑफ न्यू सोशल क्लास इन यूरोप फॉलोइंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. सो द ये थी वर्किंग क्लास, एंड द वर्कर्स वर मेजर फोर्स इन द रेवोल्यूशनरीज ऑफ दिस 1848 revolution. So their aim was not merely the overthrow of the autocracies, but also destruction of the economic system that had grown with the industrial revolution, and that was capitalism. So other participants in the revolutions were the capitalists, the merchants, and other people belonging to the middle class, and who wanted the constitutional reforms. सो ये जो ऐसे लोग थे वो थिंकर्स थे, हम कह सकते हैं, जिनको पता था इम्पॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन, एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन होना, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन होना, इन सारी चीज़ों का इम्पॉर्टेंस उनको पता था. और उनको ये भी पता था कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन अगर प्रॉपर नहीं रहता तो इकोनॉमी भी कंट्री की स्टेबल नहीं रह सकती. सो बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स द अदर पार्टिसिपेंट्स जो थे वो भी उन्होंने अपने आप को इस पूरे रेवोल्यूशन में शरीक कर दिया. लाइक कैपिटलिस्ट, मर्चेंट्स, ये लोग भी उभर कर आकर इन रेवोल्यूशंस में पार्टिसिपेट करने लगे. सो एंटायर जो रेवोल्यूशन था वो सीमित नहीं रहा बस पीजेंट्स या फिर वर्किंग क्लास के पास ही ये रेवोल्यूशन सीमित नहीं रहा, बट ये रेवोल्यूशन फिर एक अम्ब्रेला टाइप सा बन गया, सो दैट
बहुत सारे बाकी के लोग भी इन सारी चीज़ों में फोकस करते गए. सो they looked upon the demands of the workers for social revolution with a horror. When the revolutionary movements were at their peak, they decided to compromise with the rulers. तो ये सारी चीज़ें हुई थी, compromise भी करना यहाँ पे शुरू होना मतलब शुरू हुआ. Now let us understand, ये लास्ट पार्ट हम आज के इस क्लास का डिस्कस करेंगे, the growth of democracy in England, यानी कि किस प्रकार से डेमोक्रेसी की ग्रोथ हुई इंग्लैंड में. गणतंत्र जो था इंग्लैंड में वो एक प्रकार से एस्टेब्लिश किस तरह से होना शुरू हुआ, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ये आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. बेसिकली द फर्स्ट a successful revolution that overthrew the autocratic monarchy took place in England in the 17th century. This had resulted in the establishment of supremacy of parliament in England. However, parliament at that time was not truly democratic institution. मतलब हुआ यूँ था कि मोनार्क था इंग्लैंड में, मोनार्की, ऑटोक्रेटिक मोनार्की थी, और ये थी जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं घरानेशाही थी. मतलब कि जनरेशन से जनरेशन वो क्राउन वो पास होता चला जाता था. मतलब कि आपके जो आगे वाले जो हेयर्स आएंगे, आपके एक किंग था, फिर उसी के बच्चे फिर मोनार्की मतलब वो चलाएंगे, उनके बाद उनके बच्चे चलाएंगे. सो प्रॉपर एक डेमोक्रेसी नहीं थी, यानी कि वहाँ पे भी मतलब कि जब जो कौन रूल करेगा उसके ऊपर भी राजघराने में भी कोई डेमोक्रेसी नहीं हुआ करती थी. वहाँ पे रैंडमली जो पहला बेटा था वो या फिर जो क्वीन थी वो रूल किया करती थी. सो द राइट टू वोट वॉज लिमिटेड टू अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन. थ्रू आउट द 18th century and 19th century the demand for making parliament a democratic institution grew. So campaigns to extend the right to vote to every citizens were waged. So these campaigns were led by radical leaders who represented interest of workers and the city poor, and by those representing the industrialists. हुआ यूँ था, एक प्रकार से पार्लियामेंट की ज़रूरत वहाँ के लोगों को महसूस होनी शुरू हुई. उनको पता चला इंपॉर्टेंस क्या होता है पार्लियामेंट का, क्योंकि वहाँ पे राइट टू वोट था वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड हुआ करता था. जिस प्रकार से इंग्लैंड यहाँ पे जब रूल करता था हमारे इंडिया में, जब इंडिया कॉलोनी हुई थी इंग्लैंड की, ब्रिटेन की, तब भी यहाँ पे वो लोग राइट टू वोट किस प्रकार से एक्सरसाइज किया करते थे. बेसिकली दे वर गिविंग राइट टू वोट टू ओनली फ्यू पॉपुलेशन. यहाँ पे वुमेन्स को राइट टू वोट नहीं था. यहाँ पे जो गरीब जनता थी, या फिर हम कह सकते हैं जिनका फाइनेंशियल जो इतना स्टैंडर्ड उनका लो था, उन लोगों को राइट टू वोट करना उनको राइट नहीं दिया जाता था वोट करने का. या फिर जो लोग एजुकेटेड नहीं थे, तो इन सारी सर्कमस्टेंसेस वहाँ पे भी ये सारे जो कंडीशंस थे वो अप्लाई हुआ करते थे इंग्लैंड में भी. और एक प्रकार से यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नाम की कोई चीज़ भी वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती थी, जैसे कि अभी इस दौर में इंडिया में है. So until 1832, the representation in parliament was based not on population but on election districts. So the counties and boroughs were also there. Many of these were no longer populated except for few houses, while new towns and cities with large population had no representation. जो large population था इंग्लैंड में, उनको कोई representation ही नहीं मिलता था. So कुछ थोड़े क्लास थे जो educated, so called educated थे, या फिर so called high caste थे, उन्हीं को बस यहाँ पे right to vote मिला करता था. So under the Act of 1832, the old unpopulated areas or rotten boroughs, as they were called, were abolished and their seats were given to the new towns and the cities. And at this time also, the right to vote was extended to only those who owned or rented a house of certain value in towns or in villages. This formed only 10% of the population. तो हुआ यूँ था कि कुछ ऐसे लोगों को ही बस चुना जाता था जिनके पास अपना खुद का घर हो, या फिर और ना ही बस अपना घर हो, बट एक बड़ा सा घर हो जहाँ पे उनकी सोशल कास्ट दिखे, वहाँ पे वो कितने हाई स्टैंडर्ड हैं सो कॉल्ड, वो भी दिखें. सो ये सारी चीज़ें इंग्लैंड में तब हुआ करती थी. फ्यू पीपल वर गिवन राइट टू वोट, और मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो थे, जैसे कि 90% ऑफ द लोग जो थे इंग्लैंड के, उनको राइट टू वोट यहाँ पे नहीं दिया जाता था. Now thus it was over 200 years of parliament became supreme that it became also truly representative body of the British rule. तो 200 साल बाद ये सारा पार्लियामेंट, फिर इलेक्शंस, फिर राइट टू वोट, ये सारी चीज़ें इंग्लैंड में आना शुरू हुई, ये सारी एमर्ज होना शुरू हुई, और तब प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन लोगों को अपना प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव मिलने लगा. बट ऑफ कोर्स इट टुक अ लॉट ऑफ ईयर. 200 साल बहुत ज़्यादा होते हैं, बट इंडिया में ऐसा सब कुछ वी कैन सी, इतना सब
कुछ नहीं हुआ था, लाइक इंडिया में राइट टू वोट हमारे जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था तभी के तभी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे उन्होंने राइट टू वोट इंडियंस को दिया था। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज उन्होंने दिया था कि आप इंडियन सिटीजन हो, आपको अगर 18 साल पूरे हुए हैं देन यू कैन गो एंड वोट, नो अदर कंडीशंस फॉर देम, मतलब कि आपकी जेंडर, आपका कास्ट, आपका रिलीजन, आपकी रेस वगैरह ये सारी चीजों को साइड में रख के राइट टू वोट दिया गया था हमारे इंडिया में। एंड दिस हैड हैपेंड विथ वुमेन एज वेल, हमारी कंट्री में जो वुमेन थी, महिला वर्ग जो था, उनको भी राइट टू वोट तभी के तभी दिया गया था। So guys, that's all for this particular class. If you like this video तो hit the like button ताकि हमें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलता है जब आप like बटन को हिट करते हो। आपके कुछ सुझाव हैं हमारे लिए, या फिर if you want us to make more such videos, आपको आपके अगर टॉपिक्स होंगे जिसके बारे में हम वीडियोस बनाए वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। डू हिट द सब्सक्राइब बटन एज वेल, अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे नए हो तो वहाँ पे नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, उसको भी प्रेस कीजिएगा सो दैट यू कैन गेट नोटिफाइड एवरी टाइम वी पुट एनी वीडियो ऑन आवर यूट्यूब चैनल। ऑल्सो गाइज, यहाँ पे आपको ये जो हम सारे टॉपिक्स डिस्कस करते हैं उनके बारे में अगर आपको नोट्स चाहिए हो इन द फॉर्म ऑफ PDF, देन डोंट फॉरगेट टू जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप। द लिंक ऑफ द ग्रुप इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। इन एनी केस इफ द लिंक इज नॉट वर्किंग देन जस्ट गो टू योर टेलीग्राम अकाउंट। वहां पे जाके अगर आप सर्च बार में सिंपल कॉन्सेप्ट्स UPSC के बारे में अगर आप सर्च करेंगे इस नाम से, देन यू विल बी एबल टू फाइंड आवर ग्रुप। सो हैविंग सेड दैट, लेट्स कंक्लूड टुडेज लेक्चर एंड एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।